Hello, myself Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. Today we are going to discuss Evidentiary Law of India, Evidence Act 1872, भारतीय साक्ष्य विधि अधिनियम 1872. Before starting discussion about evidence law, we should discuss about the law. There is no definition in Evidence Act. What is law? Law is defined Indian Constitution, Article 13, Subclause 2. Law includes any ordinance, act, rule, sub-rule, bylaw, notification, uses and custom. Have force of law in territory of India. भारत के राज्य क्षेत्र में कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा और रूढ़ी जिसे भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि का बल प्राप्त हो, विधि के अंतर्गत आती है, इसे विधि माना गया है. एविडेंस एक्ट जो कि विधि के रूप में प्रवृत्त है भारतीय संविधान के लागू होने से पहले, तो विधि का बल रखने वाले रूढ़ी, प्रथा या आदेश, अधिनियम जिसमें अधिनियम भी है जो कि प्रवृत्त हो या भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात बनाया गया हो और प्रवृत्त किया गया हो, एनफोर्स किया गया हो, उसे विधि कहें. जैसा कि एक्ट से विदित है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आज़ादी से पहले का अधिनियम है. इसमें पश्चात में कई संशोधन किए गए, जिसमें मुख्यतः संशोधन 80 के बाद में किए गए, 1980 के बाद में. 1833 में जब कोडिफिकेशन का एक्ट कार्य किया गया, 1833 के एक्ट के तहत ही भारतीय विधियों का निर्माण शुरू हुआ है. यह भारत में विधि का निर्माण शुरू हुआ है. इससे पूर्व सेंट्रल एक्ट भारत में नहीं थे. इससे पूर्व कई रियासतें अपने अपने मेथड से, अपने अपने तरीक़ों से, अपने अपने क्षेत्र में, टेरिटरी में जस्टिस का कार्य किया करते थे, या जस्टिस उनके प्रमुख या राजाओं द्वारा या रियासतों के नवाबों द्वारा न्याय प्रदान किया जाता था. बट 1833 में सर्वप्रथम जब चार्टर के तहत कोडिफिकेशन का कार्य किया गया, तब सर्वप्रथम आईपीसी और उसके पश्चात धीरे धीरे अन्य विधियों का निर्माण किया, जिनमें से एविडेंस एक्ट भी एक है. ये 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ है, एनफोर्स हुआ है. एविडेंस एक्ट, हम विधि को फॉर्म्स के आधार पर अगर डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स, तो विधि को 2 भागों में बांटा जा सकता है. One is substantive law. Substantive law means a law which defines rights, duties, obligations, who create rights. It means substantive law. ऐसी विधि जो कि अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का सृजन करती है या उनकी व्याख्या करती है या उनके उपबंध करती है, वह है सब्सटेंटिव लॉ यानी मौलिक विधि कहलाती है. सेकंड इज एडजेक्टिव लॉ
या प्रोसीजर लॉ। प्रक्रियात्मक विधि, a law which define the method of enforcement of substantive law is called procedural law। ऐसी विधि जो मौलिक विधि के उपबंधों का प्रवर्तन का माध्यम या तरीका या प्रोसीजर डिफाइन करती है, वह प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। इसे हम प्रोसीजर लॉ कहते हैं, यानी कार्यवाही की विधि भी कहा जाता है। Substantive law like IPC Indian Penal Code, like Indian Contract Act, like Transfer of Property Act, like other laws who create, define about rights and duties. This is substantive law. Or procedure law who tells about the method to enforcement of provisions of substantive law। तो प्रक्रियात्मक विधि के उपबंधों के प्रवर्तन को जो बताती है या उस कार्यवाही या उस प्रोसीजर को जो बताती है, वह प्रोसीजर लॉ कहलाती है। अब आइए आगे देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, इट इज आल्सो प्रोसीजर, बट देयर आर सम प्रोविजंस लाइक एस्टॉपल, विबंध, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 115 से 118 में विहित किया गया है। ऐसे कुछ उपबंध हैं जो कि मौलिक उपबंध है। तो मूलतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक अधिनियम है या प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन इसके कुछ उपबंध मौलिक विधि के भी हैं, जो अधिकार भी ये विहित करते हैं या कंसेप्ट, कोई लॉ का कोई कंसेप्ट भी विहित करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंडियन एविडेंस लॉ किन चीज़ों पर लागू होता है? क्या इसका राज्य क्षेत्र है? कहाँ कहाँ लागू होता है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारतीय राज्य क्षेत्र पर लागू होता है, लेकिन ये केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लागू होता है। इसके अलावा 6 और बिंदु हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री लॉज लाइक आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट, इंडियन नेवल एक्ट, by affidavits also, by arbitrator, proceeding of arbitration, it's also there। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शपथ पत्र माध्यस्थम द्वारा कार्रवाई है या आपके माध्यस्थम के अलावा आपके आर्मी एक्ट है, नेवल एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, इंडियन नेवी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, इन एक्ट्स में भी ये लागू नहीं होता है। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रोसीजर लॉ है। व्हाट इज द यूटिलाइज ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इसलिए बनाया गया कि किसी भी मौलिक विधि को लागू करने के लिए प्रोसीजर होना आवश्यक है। आईपीसी के साथ साथ जैसे सीआरपीसी लागू होती है प्रोसीजर लॉ, वैसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट भी लागू होता है। यह न्यायालय में या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज होता है। ये वो मेथड बताता है, वो तरीका बताता है जहां न्यायालय में किसी तथ्य को साबित किया जाता है। तो साबित करने का मेथड, वो वे, वो तरीका, और कौन कौन से तथ्यों को साबित नहीं किया जाएगा ये भी बताता है। तो कुछ मौलिक विधि के उपबंध है और कुछ प्रोसीजर लॉ के। बेसिकली ये लेक्स फॉरी है, इट इज ए लीगल टर्म, यानी ये देशीय विधि है। लेक्स फॉरी मीन्स यह भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू होता है, यह उसके बाहर लागू नहीं होता।
लेक्सपोरी मीन्स डेफिनेटली कि आप किसी भी देश की जुडिशरी सिस्टम में आप जाइए, किसी भी देश के कोर्ट में अगर आप कोई केस दाखिल करते हैं, दर्ज करते हैं, कोई बात, कोई प्रोसीडिंग, कोई एप्लीकेशन, तो वहाँ पर उनका ही एविडेंसरी लॉ लागू होगा। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सेक्शन 1 to 55 अबाउट द फैक्ट्स, तथ्यों की रिलेवेंसी या सुसंगतता के बारे में बताया गया है। दूसरा है सबूत के विषय में, ऑन प्रूफ, ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रूफ के विषय में बताया गया है 56 to 100। और थर्ड है जो कि इफेक्ट ऑफ एविडेंस और एविडेंस के विषय के बारे में, प्रभाव के बारे में और कहाँ पर लागू होगा उनके बारे में बताया गया। सेक्शन 100 to 167, टोटल 167 सेक्शंस है। 11 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है, 3 भागों में इसे बांटा गया है, जिसे तथ्यों की सुसंगति, सबूत के विषय में और सबूत का प्रभाव के बारे में भी बताया गया है। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, सेक्शन 100 to 167 में इसके बारे में बताया गया है। रेलेवेंसी, जो पहला भाग है, जो तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बताता है कि कौन से तथ्य हैं जो कि मामले से सुसंगत है, आर रेलेवेंट फैक्ट्स, जो कि किसी मामले में कंसिडर किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। दूसरा है प्रूफ। तो प्रूफ, एविडेंस के बारे में कहा गया है कि प्रूफ कितने प्रकार के या क्या क्लासिफिकेशन है, ये एविडेंस का क्या क्लासिफिकेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ऑरल एविडेंस है, उनके बारे में बताया गया है। तीसरा प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, न्यायालय के समक्ष, बिफोर द कोर्ट, न्यायालय के समक्ष कैसे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाएगा, उनका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या उनको सभी साक्ष्यों को ग्रहण किया जाएगा, अनुग्रहण या स्वीकार के बारे में, या उनके इफेक्ट के बारे में बताया गया है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 यानी 167 सेक्शंस है, 3 अध्यायों में यह विभाजित है, 3 भागों में, और 11 अध्यायों के अंतर्गत ये विभाजित है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य की आवश्यकता क्यों होती है? साक्ष्य की आवश्यकता किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए होती है। प्रूव और डिस्प्रूव एनी फैक्ट, दैट इज द नीड ऑफ एविडेंस। तो इस पर हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक संक्षिप्त परिचय था। इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज एविडेंस, एविडेंस की डेफिनेशन, फॉर्म्स एंड थिंग्स। वी विल स्टार्ट इन सेकंड लेसन अबाउट एविडेंस।